एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है हिंदी पेडागोजी, जो 8 जनवरी 2022 को पूछा गया है। और शुरू के जो 1-2 मिनट की बातें होती है लोग स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या है। आज हम तो जिक्र करेंगे 8 जनवरी 2022 को पूछे गए हिंदी पेडागोजी, जो 15 नंबर का होगा। हालांकि हिंदी में जो सिलेबस होता है 30 नंबर का होता है। 30 नंबर में 2 पैसेज होता है, वो हम नहीं करवाएंगे, आप चूँकि कर सकते हैं अपने से भी। और 5 व्याकरण से होता है। व्याकरण के लिए आपका समय हम नष्ट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पेडागोजी को समझें। और पेडागोजी से संबंधित हिंदी पेडागोजी के हम मात्र 4 वीडियोज़ बनाए हैं, और उस चारों वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। और जितने भी पेडागोजी हैं उस पेडागोजी को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो 8 जनवरी 2022 को पूछा गया हिंदी पेडागोजी है। और आपको बता दें कि अलग अलग प्ले लिस्ट भी बनाए हैं, CDP प्रीवियस ईयर 21-22, EVS प्रीवियस ईयर 21-22 और हिंदी पेडागोजी प्रीवियस ईयर 21-22। तो उस प्ले लिस्ट को भी आप जाकर देख सकते हैं। हम कई वीडियोज़ बनाए हैं, कई प्रीवियस ईयर बनाए हैं। और मेरा मोटिवेशन भी है आप लोगों के साथ कि प्रीवियस ईयर ज़रूर बनाइए। वो कई प्रश्न हम अभी 5-5 वीडियोज बनाए हैं, 5-6 करके। उसमें हम ये देख रहे हैं कि कई प्रश्न रिपीटेड होता है। तो रिपीट प्रश्न हो रहा है, आप जब प्रीवियस ईयर बनाइएगा, विशेष करके 21-22 का, ये प्रश्न आपको ऑटोमेटिक जो है ना 50% आपको मैच कर जाएगा आने वाले एग्जाम में। और जो नए लोग हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी 15/15। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ थिंकिंग करते हुए करते हैं, सोचते हुए करते हैं, चिंतन करते हुए करते हैं। और जब आप जो है ना बच्चों के अनुभवों, उनकी बात और उनके सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मिलेगा बाल केंद्रित शिक्षा में आश्रय, ये नहीं होगा शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है कि शिक्षक की बातें चलती है, शिक्षक जैसा कहते हैं वैसा करना पड़ता है बच्चों को, चाहे उसमें उसको इंटरेस्ट है भी या नहीं भी है। तो विस्तारवादी नहीं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है। देखिए, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या होता है? समालोचनात्मक, जो आप आलोचना कर पाए किसी चीज़ का, यानी आप आलोचना तभी कर पाएंगे या कोई बच्चा आलोचना तभी कर पाएगा जब वो उसके निगेटिविटी को सोच पाए, उसके विपरीत सोच पाए। तो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक नहीं है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखते हैं, स्कूल के बाहर भी सीखते हैं। तो ये प्रासंगिक है, अप्रासंगिक नहीं है। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। अब शिक्षक को सदैव कक्षा, आप मोटिवेट कर दीजिएगा, एक शिक्षक होने के नाते निर्देश दे दीजिएगा, गाइडलाइन दे दीजिएगा, तो उसी में सिर्फ विद्यार्थी आगे रहेगा, ऐसी बात नहीं है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये क्या है? समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? आप कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाने से पहले आप क्या कर रहे हैं कि बच्चों को इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। तो मनोरंजन करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो विद्यार्थियों का ध्यान होना, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, कार्यभार को कम करना, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। जब बच्चों को आप कहानी सुनाइएगा, कुछ मनोरंजन बातें सुनाइएगा तो बच्चे क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे और वो उत्साह का उसके अंदर संचार होगा और कुछ भी नया चीज़ सिखाते हैं तो वो सीखता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वह अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ये जो भी विचार है कह रहा है कि भाषा जो बच्चे सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं और वो उसी तरह से सीखते हैं जिस तरह से वो समाज के अन्य कार्यों को सीखते हैं, अन्य कामों को कर लेते हैं। तो ये कथन किसका है? स्किनर का। तो आंसर गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? रचनावादी कक्षा क्या होता है? जहां बच्चे तरह तरह की रचनाएं करते हैं, कविता रचना करना, पेंटिंग्स करना, ये सब रचना करते रहते हैं बच्चे। तो शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? समूह में अंतः क्रिया करते हैं तथा कक्षा में ही आवाजें करते हैं। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं। केवल शिक्षक के साथ ही अंतः क्रिया करते हैं। किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते। सबसे पहले तो ये गलत है कि किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं, बच्चे अंतःक्रिया करते हैं। और कक्षा में अंतःक्रिया बच्चे जो करते हैं वो शिक्षकों से भी करते हैं, छात्रों से भी करते हैं, समूह में भी करते हैं। और देखिएगा बच्चों को आप नोटिस कीजिएगा तो कोई गतिविधि आप दे दीजिएगा ना तो गप करते हुए, एक दूसरे से चर्चा करते हुए, एक दूसरे से जो ना हुब से कहें कि मतलब उत्साह के साथ वो अंतःक्रिया सभी बच्चों के साथ करता है। यानी समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में ही आवाजें करते हैं, यानी हल्ला गुल्ला करते हुए अंतःक्रिया करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है? भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है? चयन तथा श्रेणियों में बांटना ये होता है। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना ये भी होता है। अधिक से अधिक अवसर देना, बच्चों को हम अधिक से अधिक अवसर देंगे, एकीकृत करेंगे या जोड़ कर रखेंगे बच्चों को, ये भी होगा। और चयन भी करेंगे और श्रेणी में भी बच्चों को बांट कर रख सकते हैं। लेकिन विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, सिर्फ हम विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर ही बल देकर भाषा शिक्षण सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ये अन्य चीज़ें भी, यानी पठन हो गया, श्रवण हो गया, लेखन हो गया, वाचन हो गया, तो ये सब चीज़ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चूंकि ये गलत पूछ रहा है, नहीं है। अगला प्रश्न है, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? स्वीकृति का भाव का मतलब क्या हुआ कि बच्चा कुछ कर रहा है, दूसरा बच्चा हाँ हाँ करो, ये हो गया स्वीकृति। मान लिया जाए कि कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा है और सामने वाला बच्चे से स्वीकृति लेना चाहता है, पूछना चाहता है कि हम ऐसा करें तो हाँ हाँ करो, तो ये चीज़ क्या है? स्वीकृति। तो बच्चे क्या उपयुक्त होगा? तो विविधता वाले शिक्षा वाली समावेशी कक्षा, फिर जाके चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, सिर्फ चयनित शिक्षार्थियों वाली नहीं होगी। विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट शिक्षा, तो विविधता वाले शिक्षार्थी में विशिष्ट भी नहीं होगा। तो चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा ये भी नहीं। तो यानी इसका आंसर गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए सीटेट क्या करता है, हमेशा आपको उलझाएगा, आपका ध्यान भटकाएगा। तो इसलिए एक चीज़ याद रखिएगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब कि आप पहले प्रश्न में देख लीजिए कि नहीं है, सत्य नहीं है, ऐसा रहेगा, या असत्य नहीं है। असत्य है भाई तो आप क्यों पूछ रहे हैं कि असत्य? सत्य है, उसको सत्य पूछना है तो सत्य नहीं पूछेगा, सीधे सीधे क्या लिखेगा? असत्य नहीं है, तो इस तरह पूछेगा। इसके अलावा कई ऐसे वर्ड हैं जो कि आपका निगेटिव आंसर चाहता है, जैसे सिवाय नहीं, बल्कि, ये सब क्या है? निगेटिव है। तो आप क्वेश्चन पर गौर करते हुए बनाइएगा कि किसमें क्या कह रहा है। तो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण? उपचारात्मक शिक्षण किसको कहते हैं? दो चीज होता है, एक निदान और दूसरा उपचार। निदान और उपचार। निदान में क्या होता है कि जब हम किसी बालकों के समस्या के बारे में पता लगा लेते हैं कि ये बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, किस वजह से नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाता है निदान। और जब वो नहीं सीख पाता है तो हम उसका क्या करते हैं? ट्रीटमेंट कर देते हैं, इलाज कर देते हैं। तुम ऐसा करो, या हम अपने शिक्षण सिद्धांत पढ़ाने का जो प्रक्रिया है, सूत्र है, उसको हम बदल देते हैं। तो वो हो गया उपचार। दूसरे अर्थों में ईवीएस का एक प्रश्न के साथ ही हम समझा देते हैं ईवीएस का, कि जैसे कि मान लिया जाए कि किसी को जाड़ लग रहा है, कपकपी बुखार आ रहा है, सर दर्द कर रहा है,
तो नहीं पता कि कौन बीमारी है, लेकिन डॉक्टर जाता है, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं और जैसे ही ब्लड टेस्ट लेता है तो उसमें क्या होता है कि देख लिया क्या मलेरिया है। तो डॉक्टर जैसे वो उस रिपोर्ट ब्लड टेस्ट से पता करता है कि ये मलेरिया है, तो वहाँ तक क्या हो गया, निदान हो गया, यानी बीमारी का पता चल जाना निदान हो गया। अब आपको क्या करेगा, अब आपके लिए क्या करेगा, कुनैन जो सिनकोना की छाल से बनती है, ईवीएस में पूछता भी है, जैसे सिनकोना की छाल से बने हुए दवाई कुनैन आपको जैसे अब वो डॉक्टर देने लगा तो वो आपका क्या हो गया, उपचार हो गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है अप्रभावकारी आदतों को हटाना, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटना। देखिए एकदम पकड़ा रहा है कि रटाने वाली बात ही नहीं करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। आप भाषा पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, बच्चे भाषा सीखे, इसके लिए क्या सबसे उपयुक्त। ऐसा नहीं कि इसमें से सब उपयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त सब होगा, लेकिन पूछ रहा है क्या सबसे उपयुक्त है। तो संरचनात्मक उपागम भी उपयुक्त होगा, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि और निमज्जन विधि, ये चारों है, लेकिन सबसे अधिक उपयुक्त क्या है, संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक उपागम क्या होता है, जब भाषा कोई भी बच्चे को पढ़ाएंगे तो भाषा कौशल 4 होता है, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। श्रवण सुनना, वाचन बोलना, पठन पढ़ना और लेखन लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। और ये चारों कौशल के लिए संप्रेषण होना जरूरी है, कम्युनिकेशन होना जरूरी है। हम कोई चीज़ बोले और बच्चा समझ ही नहीं पाए तो वो संप्रेषण नहीं होगा, और संप्रेषण नहीं होगा तो भाषा वो सीखेगा नहीं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली, जो बच्चे हैं सब बच्चे के लिए ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहे तो उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों की जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा की बातें नहीं करेंगे हम लोग। विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ये भी सही है, लेकिन आपका सटीक जानते जैसे पता है कि सीटेट हमेशा सटीक आंसर खोजता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है। सबसे भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है। ये प्रश्न आपका एक बार और था पीछे। तो शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को स्वस्वर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संख्याधित यानी संबंधित होगा संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। यानी बच्चे प्रभावकारी शिक्षण विधि मेरा क्या होगा कि बच्चे जिसमें इंटरेस्ट है उसी पर चर्चा करेंगे और उसी से जुड़े हुए शब्दों का हम विश्लेषण करेंगे, शब्दों के बारे में बताएंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते। देखिए ये भी एक क्या है, नकारात्मक है, बशर्ते जोड़ दिया, बशर्ते सिवाय, ये सब क्या है, ये सब नकारात्मक शब्द है। आपका निगेटिव आंसर खोज रहा है। बशर्ते कह रहा है कि इसमें महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो 3 चीज ऐसे हैं जिससे हम प्रेरित बच्चों को कर सकते हैं, और कोई एक चीज है जिससे बच्चों को हम प्रेरित नहीं कर सकते हैं। वे जानते हैं कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वह रोचक है तथा उनके स्वयं और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। उन्हें इस बात का पूर्वाभ्यास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उपदेशों की
उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। वह इस बात को महसूस करते हैं कि एक तरह के कार्य में हुए अपने सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। तो ये सभी में क्या है कि आप देख रहे हैं, वे जानते हैं कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी, ये भी बच्चा जानता है। और उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वह रोचक है तथा उन्हें स्वयं शिक्षक से जीवन समझ, ये भी है। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उपदेशों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। तो ये वाला नहीं होगा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? अच्छा भाषण यानी मौखिक कौशल, जिसको वाचन कर सकते हैं, और कौन कह रहा है कि नहीं की जा सकती है, निगेटिव है। तो देखते हैं कौन नहीं कर सकता। शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, ये तो किया जा सकता है। जिह्वा तथा ओठों की सही स्थिति का अभ्यास कराना, ये भी कर सकते हैं। शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उसकी त्रुटियों का निदान कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के उप कौशल हैं, उप कौशल हैं। देखिए कौशल, भाषा कौशल 4 होता है। श्रवण, पहले बच्चा क्या करेगा? श्रवण, फिर वाचन, बोलेगा, फिर जो है पठन और लेखन, ये 4 कौशल हैं। लेकिन भाषा कौशल के ये 2 शुरुआती 2 जो होते हैं, इसको उप कौशल भी कहा जाता है। कि अब बच्चा नहीं भी पढ़ेगा, बच्चा यदि शिक्षा स्कूल नहीं भी जाएगा तो बच्चा सुनेगा और बोल लेगा, भाषा सीख लेगा, भाषा कौशल वो प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए इसके क्या है? उप कौशल 2 हैं, लेकिन भाषा कौशल कितने हैं? 4 हैं। तो इसका आंसर इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम स्टीफन क्रैसन ने दिया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये था 8 जनवरी 2022 को पूछा गया हिंदी पेडागोजी के सीटेट में पूछे गए सवाल। उम्मीद करते हैं इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं, आप जब बनाइएगा, आप जब देखिएगा, आप जब वीडियो सभी देखिएगा तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड होता है। और देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आए थे, वीडियो को पहली बार देखे, उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट आया होगा, उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी होगा। इसलिए चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।